ऑस्ट्रिया का जो संगीत है, ऑस्ट्रिया के संगीत की जो धुनें हैं, उनमें पिरोकर वंदे मातरम रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और वो उनके स्वागत में बजाया। और अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की, ऑस्ट्रिया पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहां चांसलर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, उनकी पेंटिंग ली, उनसे बात की और फिर वंदे मातरम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किया गया वहां के दल के द्वारा। इसमें कलाकार कुछ वहां पर रहने वाले भारतीय थे तो अधिकतर वहां पर रहने वाले ऑस्ट्रियाई मूल के लोग थे जो कलाकार थे और उन्होंने अपने शास्त्रीय संगीत को आधार बनाते हुए वंदे मातरम को एक नए तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किया। तो ऑस्ट्रिया इस वक्त मोदी के नारों से गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भी दोनों देशों को नज़दीक लाने के लिए एक अहम पायदान की तरह साबित होगी ये यात्रा प्रधानमंत्री की, क्योंकि इससे पहले 41 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया में थी और चांसलर नेमर ने अपने संदेश में ये भी कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया बड़ी तत्परता के साथ स्वागत कर रहा है। दूसरी तस्वीर चांसलर नेमर के साथ मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में कब क्या क्या होने वाला है। दोपहर ठीक 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होगा। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। दोपहर 1:45 पर ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर प्रधानमंत्री और मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोपहर 3 बजे का समय ऑस्ट्रिया और भारत के कारोबारियों के संग बैठक का होगा, जिसे चार्ल्स नेमर वहां के चांसलर और भारतीय प्रधानमंत्री दोनों संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और रात करीब 10:30 बजे ऑस्ट्रिया इंडियन डायस्पोरा यानी वहां पर रहने वाले भारतीय समाज के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। दोपहर 1:30 बजे से लेकर ये शुरुआत होगी और रात करीबन 11 बजे तक ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का चलता रहेगा। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। कर्नल संजीत सुरोई डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले मेजर जनरल जेके बंसल, आपसे सवाल, प्रधानमंत्री की ये यात्रा और प्रधानमंत्री की रूस यात्रा, इन दोनों यात्राओं को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, दोनों यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो रूस के साथ में हमारे बहुत गहरे संबंध हैं, बहुत पुरानी दोस्ती है, हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, हमको वेपन सप्लाई करते हैं और इस समय जो सबसे बड़ी एक बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि हमको एक रशिया की भी ज़रूरत है और वेस्ट की भी ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए। और तो हमारा ये है कि हमारी जो जो स्ट्रेटजी है हमारी वो फ्रीडम की है, कि जो विदेश नीति फ्रीडम की है और मल्टी जो हम कहेंगे ना पहले नॉन अलाइन, तो हम मल्टी अलाइन का हम टर्मिनोलॉजी देंगे इसको कि जहां हमको सीधा होती है जो हमारे फेवर में हम उनके साथ में अलाइनमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिया जा रहा है। अब जो वेस्ट इसको बड़े ध्यान से देख रहा था, कुछ उनके वक्तव्य भी आए, यूएस के वक्तव्य भी आए, प्रेसिडेंट जेलेंस्की का वक्तव्य भी आया, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कहा है कि ये जो लड़ाई से समाधान नहीं निकलता है वो शांति वैसे निकलेगी। और उन्होंने एक बहुत विशेष बात वहीं पर जो रशिया की जमीन पर ये कह दिया, जब वो बच्चों के ऊपर में अटैक हुआ कि जब बच्चों पे अगर कोई अटैक होता है या बच्चों की मौत होती है वो एक हृदय विदारक है, मतलब छलनी करने वाली है हृदय को। तो इतनी बड़ी बात कहना, और जो जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि ये उनको नहीं जाना चाहिए था पीस प्रोसेस में, लेकिन ये उनका औचित्य नहीं है। उनका वक्तव्य इसलिए औचित्य नहीं है कि इससे पीस प्रोसेस में बढ़ावा मिलेगा। और उनको वो दिन भी याद करना चाहिए कि जब रशिया ने ज़ैपोरिजिया पावर प्लांट पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पेटेंट हो जाता और पूरे यूरोप में जो है उससे न्यूक्लियर खतरा था, इमरजेंसी का। ऐसी स्थिति में जब यूएस ने
प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिक्वेस्ट किया कि आप उनसे बात करिए और पुतिन जी से, और जब बात करने पे उसको रुकवाया, तो ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ तक ये सवाल है, तो ये एक बहुत ही, और उसमें एक मुद्दा और भी है कि कुछ जो हमारे जवान हैं उनको बरगला करके बहका के, जो रशियन आर्मी में जो बहका करके लेकर भर्ती कराया और उनको लड़ाई के लिए भेज दिया गया है, तो उनको वापस लाने में भी ये बहुत ठीक एक है। उन्होंने मुद्दा उठाया है। तो ये रहेगा। अब जहाँ तक ऑस्ट्रिया की बात है, तो ऑस्ट्रिया के साथ में जियोपॉलिटिकल और बिजनेस की बातें होंगी। और ऑस्ट्रिया में जो ऑस्ट्रिया के नेता हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग में 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले थे, उस समय भी उन्होंने इनवाइट किया। फिर 2021 में भी ग्लासगो में मीटिंग हुई थी, जबकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जी। में थी। और ऑस्ट्रिया का और इंडिया का करीब $3 बिलियन का व्यापार है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए, जियोपॉलिटिकल के लिए और इकोनॉमिक एंगेजमेंट में ये एक बहुत, ठीक है। इंडिया एक विंग बढ़ती हुई कमांडर इकोनॉमी है। प्रफुल्ल बख्शी का मैं रुख कर लेता हूं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, प्रधानमंत्री रूस पहुंचे और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचे। मैं रूस पर फोकस आपका लाना चाहूंगा। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को, सबसे बड़े नेता को एक खूनी नेता के साथ मिलना शोभा नहीं देता, यह हमें निराश करता है। जाहिर सी बात है, नाटो की बैठक चल रही है इस वक्त यूएस में। वो बैठक भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि इस बैठक के ज्वाइंट स्टेटमेंट से क्या निकल कर आता है। लेकिन रशिया भारत का सोचा समझा और टेस्टेड फ्रेंड रहा है। अमेरिका जहां पर गुरपतवंत मान को अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर स्पेस देता है, रशिया भारत के खिलाफ बोलने वाली किसी आवाज को जगह नहीं देता है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को और वर्ल्ड जो स्ट्रेटेजी बन रही है, वहां पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? थैंक यू राजीव। ये जो क्वेश्चन आपने उठाया, ये बहुत बहुत ही अहम और भारी क्वेश्चन है। हमारी रशिया के साथ में जो स्टैंडिंग है, वो स्टैंडिंग है जैसे कहते हैं टेस्ट ऑफ द टाइम्स झेल चुकी है, और हम सफल उतरे हैं। हालांकि कई बिजनेस डील्स में बड़ी इंटेंस डिस्कशंस हुई हैं, कई जगह डिसएग्रीमेंट भी हो चुकी हैं, पर हमारे साथ रशिया ऑलरेडी हैज स्टूड आउट। अगर आपको मैं बता दूं, चंद शब्दों में, हम फौजियों को सबको पता है, पर ये सब पता होना चाहिए। 1971 में व्हेन 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ रही थी और ब्रिटिश फ्लीट पर्शियन गल्फ में थी, तब रशियन सबमरीन ने घेरा डाल दिया था, और अमेरिकन एडमिरल को कहना पड़ा, ब्रिटिश एडमिरल को, आवर फ्रेंड्स आर हियर, वी हैव टू गो बैक। उस समय चाइना को भी उसने कंट्रोल में रखा और इंडिया को टाइम दिया बांग्लादेश वॉर खत्म करने का। ये स्टूड बाय अस, और वो टाइम था कि जब वो हमारे साथ खड़ा हुआ, और उसके बाद हमने कभी पीछे नहीं देखा। हालांकि जितनी भी डील्स हुई हैं, 85% डिफेंस डील्स, डिफेंस इक्विपमेंट जो है रशियन ओरिजिन का है, चाहे आर्टिलरी का हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे सबमरीन हो, चाहे रेडार हो, ये चाहे मिसाइल्स हो, ये मैं मानता हूं ये सारी की सारी बात है। पर एक बात रशिया को भी पता चल गई है कि उसकी अब कैपेसिटी कम हो गई है, और नेचुरली इंडिया बाहर और जगह देख रहा है पूर्ति करने के लिए। रशिया हमारे साथ है, पर आपको ये पता, जैसे आपने भी बोला कि रशिया कहीं भी इंडिया के खिलाफ आवाज उठी, उसका साथ नहीं दिया। इंडिया ने भी यही किया G20 में। इंडिया ने भी उसने पहले G7 में किया कि जब रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाने की बात आ रही थी, इंडिया ने एंडोर्स नहीं किया। इंडिया ने भी अपना स्टैंड पूरा रखा है, ये पुतिन को पता है। उस समय इंटेंस यूक्रेनियन वॉर चल रही थी, और अभी भी चल रही है। उस समय जब सारी दुनिया खिलाफ थी रशिया के, इंडिया ने सिर्फ इतना कहा, ये लड़ाई का समय नहीं है, हमें सूझबूझ के काम करना चाहिए, पर रशिया का साथ देता रहा। इसीलिए ये विजिट जो रशिया के साथ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किस तरीके से का वितरण किस तरीके से हो, चाहे डिफेंस के लिए हो, चाहे सिविल एप्लीकेशन के लिए हो, रशिया उतनी मदद करेगा। और सबसे बड़े जो समाधान हुआ है बीच में, पेमेंट का, बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जो मोड ऑफ पेमेंट होगा, जिसको कि हमारे इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छी तरह समझा सकेंगे कि ये रूबल एंड रूपी या किस तरीके से होगा, ये बिल्कुल दोनों कंट्रीज ने समाधान निकाला है, दोनों कंट्रीज के फेवर में होगा, और ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब यूक्रेन वॉर से, सारी इकोनॉमिक सैंक्शन से दुनिया ग्रस्त हो रही थी,
इंडिया की इकोनॉमी में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऑयल हमारे को मिल रहा था और रशिया के साथ हमने समाधान किया, और ये हमारा दिखाता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का स्ट्रेंथ भी दिखाती है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने जिस तरीके से इस ऑपोजिशन को हैंडल किया, ये वाकई में सराहनीय है। ठीक है, कर्नल संजीत सिरोही का भी मैं रुख कर लेता हूं, मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल, मेरे ख्याल से 2018 या 17 में शायद S-400 की डील हुई थी, 5 स्क्वाड्रन की डील हुई थी, 3 अब तक मिले हैं। हालांकि चाइना के पास भी S-400 है, लेकिन बराबर का इक्विपमेंट आने से चाइना को कुछ तो इस बात का इल्म रहेगा कि टक्कर बराबर की है, कम से कम इस फ्रंट पर। लेकिन 2 अभी भी स्क्वाड्रन रशिया की तरफ से नहीं मिले हैं। इसके अलावा टैंकों को फाड़ने वाला गोला, वो मेक इन इंडिया के तौर पर क्या भारत में बनेगा, ये भी यहां पर जरूरी है। Su-57 की बात है, Su-57 भारत लेगा नहीं लेगा, अगर रशिया देगा तो किस, वो सारे नेगोशिएशन भी यहां पर हैं। क्या डिफेंस स्ट्रेटेजी को लेकर भारत के लिए अब सोचने की जरूरत है कि वो पूरा वेटेज यूएस पर भी दे, वो पूरा वेटेज रशिया के ऊपर भी दे? टाइम टेस्टेड रशिया है, लेकिन नए जमाने में यूएस भी उतना ही क्लोज पार्टनर है। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जहां तक डिफेंस टेक्नोलॉजी का सवाल है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खास तौर पर जो अमेरिका है, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में रशिया से आगे है, ये हमको मानना चाहिए। नंबर दूसरी चीज जो है, रशिया के साथ हमारे पुराने संबंध हैं। रशिया ने जो S-400 दी थी, अभी तक 2 बैटरीज का अभी तक हमको नहीं मिला है, वो डिले चल रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे टैंकों के लिए, T-90 के लिए जो मैंगो मिसाइल है, उसके बारे में रशियंस कह रहे हैं कि हम बनाना शुरू करेंगे भारतीय T-72 और T-90 टैंक्स का, जो कि चाइना के साथ एक बहुत बड़ा हमारा थ्रेट है। हमको जो सबसे बड़ी चीज जो हमको ये अब करनी है, अमेरिका के साथ भी और रशिया के साथ भी, कि हथियार खरीदने के अलावा हमको उनसे टेक्नोलॉजी चाहिए। इस मामले में हमारे जो है ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे हैं, और अमेरिका ने हमको कई चीजों के लिए अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा अब जो मकसद है मोदी सरकार का, वो मेक इन इंडिया है, वो इंपोर्ट का नहीं है। हम अब एक्चुअली एक्सपोर्ट करना शुरू भी कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल हमने फिलीपींस में दे दी है, आर्मेनिया में हमारे हथियार जा रहे हैं। तो अभी जो हमारा मेन मकसद होना चाहिए, दोनों के साथ बैलेंसिंग रखना। और सबसे पहले मैं जो पॉलिसी अब जो भारत ने अपनाई है कि नेशन फर्स्ट, हमारा जो सबसे पहले जो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो। हाँ, जैसे बख्शी साहब ने बताया, रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है। 1971 में उन्होंने अपना 7th फ्लीट को काउंटर करने के लिए अपना फ्लीट भी मूव कराया था। वो सब बातें अच्छी हैं, उसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रशिया ने हमारी हमेशा मदद करी है, जबकि अमेरिका में कुछ ना कुछ बोलते रहते, कभी पनून के हिसाब से, कभी निज्जर सिंह के हिसाब से, कभी खालिस्तानियों के हिसाब से। वो हमको बार बार जो ये बताते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन रशिया की तरफ से हमको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई। तो हमारा जो हमको सेल्फ इंटरेस्ट देखना है, तो उसके लिए जो देश, चाहे वो रशिया हो चाहे अमेरिका हो, दोनों को बैलेंस रख के और उसमें अपने हित को देखते हुए, और हमारा हित क्या है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, हमें तकनीक चाहिए, हम सहारा चाहते हैं, बैसाखी नहीं चाहते। ये शॉर्ट में संदेश है सभी देशों को। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि रूस के बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पीएम मोदी रूस से ऑस्ट्रिया के वियना पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का एयरपोर्ट से होटल तक शानदार स्वागत किया गया। 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है वियना, और इस दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापारिक भागीदारी पर बात होगी, चर्चा होगी। चांसलर के साथ, राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री आज बातचीत करेंगे। एक ऐसा ग्रैंड वेलकम ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री को दिया गया है जो बताता है कि भारत का कद, भारत का वजूद और भारत की हैसियत, इसको अब डेफिनेशन में बताने की जरूरत नहीं है। भारत का नाम ही काफी है। अगर भारत का प्रधानमंत्री है तो वो एक तय मायने, तय प्रोटोकॉल का वहां पर हैसियत रखता है और उसे दी जानी जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। मैं फिर घूम फिर कर बात अभी ऑस्ट्रिया से हटकर रूस पर ही लाऊंगा। जेके बंसल साहब मेरे साथ मेजर जनरल इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री आस्ताना में एससीओ की बैठक में नहीं पहुंचे थे, जहां शी जिनपिंग भी थे, जहां पुतिन भी थे, और हम सभी जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में रूस का एक दबदबा है।
वहां ना जाने को कंपनसेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर रूस गए, या फिर यह मैसेज वेस्ट को था कि भारत अब अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर और अपने फायदे अपने बारे में सोचते हुए चीजें तय करता है, बनिस्बत की उसे दिखाना या शो ऑफ करना कि अभी क्या चल रहा है? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये पूरी तरह से भारत ने दिखा दिया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जो हमको सूट करेगा, जो हमारे हित में है, हम वही करेंगे। और जो कि जैसा कहा, ऑयल को खरीद के ये दिखा दिया गया है। दूसरा, जो आपने कहा कि वो एससीओ की मीटिंग में क्यों नहीं गए, कि वहाँ पे जिनपिंग भी आए हुए थे, और क्यों भारत के और चाइना के बीच में जो ये स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसको देखते हुए वहाँ पे नहीं गए। और जहाँ तक रशिया के साथ है, तो रशिया के साथ तो दोनों तरह से ही है कि हमारा एक वो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। हम आगे अपने संबंध उनके साथ बढ़ाना चाहते हैं और उसको मजबूत करना चाहते हैं। तो ये दोनों बहुत अलग स्थिति हैं। वो अलग स्थिति थी, ये अलग स्थिति है। इसमें भारत ने ये कोई ध्यान नहीं रखा कि विश्व क्या सोचेगा, हमारा क्या इंटरेस्ट है, आपको ये देखना है। और एक बैलेंसिंग एक्ट करते हुए जो गए, क्योंकि अभी ये भी बहुत जरूरी है, जो रशिया है अब चाइना की तरफ झुक रहा है, और वो इसलिए झुक रहा है क्योंकि वो आइसोलेशन की तरफ है। उसको भी काउंटर बैलेंस करने के लिए और रशिया के साथ हम यानी भारत ने अभी तक उस ऑप्शन को जिंदा रखा है कि रूस के सामने ये बात रहे कि केवल चाइना नहीं है, भारत अभी भी है, और भारत एक मजबूती के साथ यहां पर है। विंग कमांडर बख्शी मेरे साथ जुड़े हुए। विंग कमांडर बख्शी, नाटो को एक तरफ देखा जाए, रशिया चाइना को अगर हम एक तरफ देखते हैं, तो नाटो में फ्रांस भी आ गया है। फ्रांस, ब्रिटेन ये भारत के साझीदार हैं, अमेरिका ये भारत का साझीदार है, राफेल फ्रांस से हमारे पास आया है, Su-57 देने के लिए रशिया अब तैयार हो रहा है। तो भारत क्या इसमें से, वो कह रहे हैं, नेक्टर निकालने की कोशिश कर रहा है, या भारत आगे चलकर उलझ सकता है संबंधों की इतनी नजदीकी में कि किसको कितना और किसको ज्यादा वेटेज दिया जाए? विंग कमांडर बख्शी। यस राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नेटो जो है वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पहले मिडिल ईस्ट में गया, अब साउथ ईस्ट में आ रहा है। वो अपनी डेफिनेशन तो जो पूरी करे सो करे, पर उनका प्रॉब्लम है कि वो ट्रेड जो उनका डिफेंस संघर्ष चल रहा है विद इन द कंट्रीज, स्पेशली नेटो कंट्रीज अमेरिका के साथ में हैप्पी नहीं, खुश नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है उसके फाइटिंग इक्विपमेंट नेटो के स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बने। और नेटो की जो इंडस्ट्री है, यूरोपियन यूनियन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन चुप है, पर फ्रांस खासकर उसकी भिड़ंत हो रही है अमेरिका के साथ। और अगर आप देखेंगे कि जब हमको F-18 और F-16 का प्रपोजल आया था और फ्रांस ने रफाल का प्रपोजल दिया, फ्रांस ने रफाल का प्रपोजल इसलिए दिया कि जब ऑस्ट्रेलिया के पास सबमरीन की प्रपोजल आया था, तो अमेरिका ने फ्रांस का प्रपोजल रद्द करके अपनी सबमरीन भेजी, और फ्रांस ने उसका बदला इंडिया के साथ लिया, बदला इंडिया के थ्रू लिया। इंडिया को पता था ये सारा संघर्ष चल रहा है, पर इंडिया के हक में रफाल था उस समय, क्योंकि अमेरिका ने ये नहीं बताया था कि मैं आपको इंजन दूंगा, इंजन की डेवलपमेंट दूंगा। और अमेरिका ने अभी तक नहीं बोला, GE-404 और 414 के अभी तक नहीं बोला। अमेरिका की यही प्रॉब्लम रही है कि वो टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के टाइम पे वो सोचने लगता है, उनके आपस के अंदर विद इन द गवर्नमेंट बड़ा संघर्ष है। एक पोर्शन है जो इंडिया को फेवर करता है, एक पोर्शन नहीं करता, पर सम टोटल ये होता है कि हमारे को नहीं मिलता अमेरिका से। फ्रांस ने ऑलरेडी कह दिया है मैं रफाल की जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ इंजन करूंगा, और चाहे इंडिया उसको एक्सपोर्ट भी करे। तो ये जो चीज है ये इंडिया के हित में होती है। इंडिया को नेटो के यानी सर, मेरे दर्शक बहुत अच्छी तरह अब समझ पा रहे हैं, पिक एंड चूज अब हमारे हाथ में है। और ये जो यात्राएं हैं ये भारत के कद को दूसरों को बताने के लिए ज्यादा प्रभावी हैं। हालांकि रूस के मामले में ये चीज अलग थी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के साथ जिस तरीके से गले मिले, हालांकि प्रधानमंत्री का एक तरीका है मिलने का, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो जिनका एक हाथ हमेशा स्टक रहता है क्योंकि वो कमांडो या स्पाई के तौर पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं, ऐसी कहानियां हैं, लेकिन उन्होंने भी दोनों हाथों से प्रधानमंत्री को घेरा। ये केवल घेरना नहीं था, इन तस्वीरों ने
उसी वक्त नाटो की मीटिंग में इंपैक्ट किया था और तभी ऐतराज कुछ आए भी थे। खैर, मैं कर्नल संजीत सिरोही का भी रुख करूंगा। कर्नल सिरोही, क्या वर्ल्ड ऑर्डर अब शिफ्ट हो रहा है? क्या नाटो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अपने को एक्सपेंड कर रहा है, जिसका एक नतीजा यूक्रेन और रूस का वॉर है, और जिसका एक नतीजा क्या भविष्य में भारत के ऊपर भी प्रेशर के रूप में दिख सकता है इसका हिस्सा बनने को लेकर? बातचीत तो पहले भी हुई थी कुछ। आपने बिल्कुल सही कही है। जब ये सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1990 में, तब सिर्फ नाटो में 14 कंट्रीज थी। आज बढ़ते जा रहे हैं, और ये तो यूरोप का हाल है। अब जो है ये एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी चल रहा है, जिसमें ये फिलीपींस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक तरह का गठबंधन है जो कि नाटो के मुकाबले का है। अब आपका सवाल ये है कि क्या भारत को भी इसमें दबाव डाला जाएगा? भारत ने पहले भी मना कर दिया। नाटो प्लस में भारत को लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रपोजल आए थे। मिलिट्री अलाइनमेंट नहीं कर सकते। हमारा देश की पहले दिन से ही ये परंपरा रही है कि हम हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, हम किसी पक्ष में नहीं है, ना हम रशिया के पक्ष में, ना हम अमेरिका के पक्ष में। तो ये जो नाटो का जो विस्तार हो रहा है, ये विस्तार होता रहेगा। और ये जो आपने कहा है, ये बिल्कुल यही वजह है कि यूक्रेन ने जब ये अपना प्रस्ताव रखा था नाटो को ज्वाइन करने का, वही वजह है कि आज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। और ये यानी आज जो कुछ भी यूक्रेन में हो रहा है, बहुत सीधी सी बात है, नाटो की अति महत्वाकांक्षा इसके लिए कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया में हैं। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने ट्वीट भी किया, एक्सपोस्ट किया। वियना में प्रधानमंत्री मोदी का हम स्वागत करते हैं। कार्ल नेहमर का बयान, ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत करना सम्मान की बात है। ऑस्ट्रिया और भारत मित्र और साझेदार है, और ये तब हो रहा है जब भारत का प्रधानमंत्री 41 साल बाद ऑस्ट्रिया पहुंचा है। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वियना में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत करना खुशी और सम्मान की बात। ऑस्ट्रिया और भारत मित्र साझेदार हैं। आपकी यात्रा के दौरान हमारी राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो यात्रा जो कि आज दोपहर 1:30 बजे आधिकारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शुरू हो जाएगी, और उसके बाद देर रात 11 बजे तक प्रधानमंत्री एक बड़े बिजी शेड्यूल में ऑस्ट्रियाई नेताओं के साथ बात करेंगे। जाहिर सी बात है, केंद्र में भारत ही रहेगा। चलते चलते मैं रिएक्शन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपसे ले लेना चाहता हूं। आर्थिक तौर पर भारत अपने को मजबूत कर रहा है, क्या सामरिक तौर पर भी भारत अभी मजबूत है? क्या भारत मेक इन इंडिया के तहत जो हथियारों का निर्माण कर रहा है, क्या वो सफिशिएंट है भारत को मजबूत मानने के लिए, या अभी भारत को इंतजार करना होगा ऐसी ही स्थायी सरकारों के साथ विश्व परिदृश्य में अपना नाम और ऊंचाई पर ले जाने के लिए? देखिए राजीव, ये इसके दो पहलू होते हैं। एक तो है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, जैसे पहले था कि हम सड़क भी नहीं बनाएंगे, हम शांति प्रिय देश है, महात्मा गांधी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सोच चेंज हो चुकी है। जब सोच चेंज हो चुकी है, आप अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर रहे हैं। मेक इन इंडिया तहत की बात हो रही है, इंडिजनाइजेशन इन डिफेंस की बात हो रही है। ये बहुत अच्छी चीज है, रेस शुरू हो गई है, पर ये रेस लंबी है। ये इतनी जल्दी की बात नहीं है। 4-5 साल में नहीं कुछ पता चल सकता, अगले 5-6 साल में आपको पता चलेगा। पर वी आर इन द राइट डायरेक्शन। वी आर इन द राइट डायरेक्शन। मैं उसको इन ए नटशेल अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा, विंग कमांडर बख्शी, बाकी मेरे सभी मेहमानों की तरफ से, कि ये वो संदेश है जो हमें बताता है कि हम अभी गलत नहीं हैं। कुछ एक झटके जरूर लग रहे हैं, लेकिन हमारी राह सही है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे पास समय कम है, माफी के साथ, लेकिन आप सब ने अपनी राय रखी, अपना एनालिसिस रखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।